हेलो दोस्तों, आप रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, शाहरुख खान को तो जानते होंगे, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते होंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे, लेकिन उनका अहम योगदान था 1971 की वॉर जीतने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सैम मानेकशॉ की। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता होमजिद मानेकशॉ और उनकी माता हीला मेहता दोनों ही पारसी थे और वो गुजरात के वलसाड सिटी से थे। मानेकशॉ के पेरेंट्स 1903 में मुंबई से लाहौर की तरफ जा रहे थे, जहां होमजिद मानेकशॉ के फ्रेंड्स मेडिसिन की प्रैक्टिस किया करते थे और वो उनको वहां ज्वाइन करने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी ट्रेन अमृतसर के प्लेटफॉर्म पे रुकती है तो हीला मेहता को आगे जाना डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो उस वक्त एडवांस प्रेगनेंसी में थी। वो दोनों लोग अमृतसर में रुक जाते हैं और कुछ टाइम में उनको अमृतसर काफी सही लगने लगता है और होमजिद मानेकशॉ अपनी क्लिनिक और फार्मेसी सेंटर अमृतसर में ही शुरू करते हैं। सैम मानेकशॉ 6 भाई बहन थे। मानेकशॉ बचपन से ही काफी शरारती रहे हैं और वो बहुत ही एनर्जेटिक रहे हैं। उनका हमेशा से एम्बिशन था कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करेंगे अपने फादर की तरह और एक डॉक्टर बनेंगे। मानेकशॉ ये बात अपने फादर के सामने रखते हैं और उनके फादर ये बात को बिल्कुल ही मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। उनका कहना ये रहता है कि मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए सैम मानेकशॉ की उम्र अभी उतनी हुई नहीं है, प्लस वो अपने 2 बेटों को ऑलरेडी लंदन में पढ़ाई करवा रहे थे, तो उनके लिए सैम मानेकशॉ की पढ़ाई लंदन में कराना, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, जहां पे कुछ लोगों को भर्ती किया जा रहा था। ये नोटिफिकेशन 1932 में आती है और इसका पेपर जून और जुलाई के महीने में होता है। सैम मानेकशॉ इस फील्ड में जाने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं और वो उसका एग्जाम दे देते हैं। ऑल ओवर इंडिया से 15 लोगों का सिलेक्शन होता है, जिसमें सैम मानेकशॉ की रैंक 6th आती है। जो न्यूली कमीशन इंडियन ऑफिसर्स होते हैं वो उस वक्त एक्सटेंडेड प्रैक्टिस के लिए इनिशियल डेज में ब्रिटिश रेजिमेंट को ज्वाइन करते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब वर्ल्ड वॉर 2 आता है तो उस समय अधिकारियों की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से मानेकशॉ को पहले 2 सालों के लिए टेम्पोररी तौर पर कैप्टन और मेजर के पद के लिए नियुक्त किया जाता है। 1942 के युद्ध में बर्मा में सेतांग नदी के किनारे 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की फोर्स बटालियन के साथ अपनी कंपनी का नेतृत्व करते हैं और उस युद्ध में उनको बहादुरी के लिए पहचाना जाता है। पगोड़ा हिल के आसपास जब ये युद्ध हो रही होती है तो उन्होंने अपनी कंपनी जापानी सेना के अगेंस्ट में काउंटर अटैक करके पगोड़ा हिल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसी जंग में मानेकशॉ को एक लाइट मशीन के द्वारा काफी गोलियां लग जाती है, जिसकी वजह से वो काफी गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। इस लड़ाई को मेजर जनरल डेविड कोवन, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17th इन्फेंट्री डिवीजन के होते हैं, जो मानेकशॉ से पद में काफी ऊंचे होते हैं, वो मानेकशॉ को देखते हैं कितनी तरीके से वो लड़ाई कर रहा था और वो कितना घायल हो गया है, तो वो अपना सिर्फ उनको जिंदा रखने के लिए, वो मोटिवेटेड रखने के लिए वो अपना एक रेड क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस रिबन दिखाते हैं उनको और उनको ये कहते हैं कि ये रिबन किसी भी मरे हुए सोल्जर को नहीं मिलता है, ताकि उस रिबन को पाने के लिए मानेकशॉ जिंदा रहे। मानेकशॉ को उस जंग से इवैक्यूएट करते हैं मेहर सिंह और वो उनको ले जाते हैं एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन के पास, जो एक आर्मी कैंप में एक डॉक्टर थे। तो उस सर्जन ने इनिशियली डिक्लाइन कर देते हैं कि हम मानेकशॉ का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको 7 गोलियां लगी थी और ऊपर से मेहर सिंह उनको 14 माइल अपने कंधे पे लेके वो आते हैं वहां पे, तो मानेकशॉ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। मानेकशॉ हल्का हल्का होश में रहते हैं, तब वो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, तो वो आंसर देते हैं कि मुझे एक खच्चर ने लात मार दी है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सुन के डॉक्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनके ट्रीटमेंट करने के लिए और मेहर सिंह के फोर्स करने पे ये डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उनकी सारी गोलियां निकालते हैं। जो कुछ गोलियां उनकी लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में भी लग जाती है, वो उसको ट्रीट करते हैं और इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट भी निकालते हैं ताकि मानेकशॉ जिंदा रह सके। 1971 अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने सैम मानेकशॉ को ही बुलाया और उन्होंने सीधे उनसे पूछा कि क्या हम इंडिया और पाकिस्तान, क्या हम लड़ाई की कंडीशन में हैं, क्या हम वॉर पे जा सकते हैं। तो सैम मानेकशॉ ने ये बात सुनते ही सीधे सीधे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त इंडिया किसी भी तरीके की वॉर को झेल नहीं सकता। रीजन उसका ये था कि
कि इंडिया की उस टाइम पे कई आर्मी यूनिट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिप्लॉयड थी, और उनका एक और रीजन था मेन, जो उन्होंने कहा कि उस वक्त बांग्लादेश, मतलब कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें बांग्लादेश में अप्रैल के महीने में काफी फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से आर्मी मूवमेंट को काफी प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने इस बात को सीधे सीधे इनकार कर दिया, और उन्होंने कैबिनेट मीटिंग खत्म होते ही प्राइम मिनिस्टर को यह बोला कि अगर आपको लगता है कि मैं इस वॉर को जाने के लिए सब कुछ बहाने बना रहा हूं, तो मैं अपना इस्तीफा अभी देने के रेडी हूं, और आप मेरी जगह पे किसी और को लाके ये बात पूछ सकते हैं कि वो वॉर पे जाना चाहेगा या नहीं। इस बात को सुनते ही प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, प्लस उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपकी क्या रणनीति होगी इस टाइम पे इंडिया को फ्रंट पे लाने की। तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि अगर वो इस पूरी चीज जंग को उनके हिसाब से चलाएंगे तो वो इस जंग में पक्का जीत हासिल करके आएंगे। सैम मानेकशॉ की ये बात सुनकर इंदिरा गांधी ने मंजूरी दी, और उन्होंने कहा कि आप मुझे इसके अराउंड पूरी रणनीति बना के बताएं कैसे हम करने वाले हैं। तो मानेकशॉ के द्वारा जो योजना रची गई उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान में हम जो मुक्ति वाहिनी है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में जो मुक्ति वाहिनी है जो वेस्ट पाकिस्तान से उस वक्त रिबेल कर रही थी, जो लड़ाई कर रही थी, उनको हम ट्रेन करेंगे, उनको हम इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे, एम्यूनिशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को जो बांग्लादेश में, जो ईस्ट पाकिस्तान में बैठी हुई है, उनको अंदर ही अंदर तोड़ देगी। और उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने तीन ब्रिगेड की सेनाओं को, बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान के सेनाओं को इक्विपमेंट देना शुरू किया, एम्यूनिशन देना शुरू किया और ट्रेनिंग देना शुरू किया। 75,000 गुरिल्लास को ट्रेनिंग दी गई, तीनों सेनाओं के मेजर लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिसकी वजह से हुआ ये कि पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में बैठी हुई थी, वो अंदर ही अंदर हैरास होने लगी, क्योंकि अब वहां की जो मुक्ति वाहिनी थी वो भी उनको अंदर अंदर तोड़ने लगी है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरबेस ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरबेस पे अटैक कर दिया, और मानेकशॉ के लीडरशिप में उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया कि हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड से हम बांग्लादेश में एंट्री करेंगे, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री कर लेंगे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया, लेफ्टिनेंट जनरल तपेश्वर नारायण रैना जो कि वेस्ट से एंटर करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जो ईस्ट से एंटर करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल मोहनलाल छप्पन वो एंटर करेंगे नॉर्थ से, और मेजर जनरल गुरबख्श सिंह वो प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट से। अब उन्होंने क्या किया, चारों तरफ से उन्होंने बांग्लादेश को घेर लिया और अपनी आर्मी, अपनी यूनिट लेके बांग्लादेश में एंट्री कर गए, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री कर गए, और उन्होंने इंटरनली वेस्ट पाकिस्तान की जितनी आर्मी थी सबको तितर बितर कर दिया, मतलब सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। ये सारी स्ट्रेटेजी जो एग्जीक्यूट की गई वो ईस्टर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के थ्रू की गई थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 4 दिसंबर 1971 को इस सिचुएशन को डिस्कस करती है, और 7 दिसंबर को एक पैक्ट सामने रखती है कि हमें इमीडिएट सीज फायर की जरूरत है। लेकिन कई कंट्री इसके अगेंस्ट थी, और वो इसलिए अगेंस्ट थी क्योंकि बंगालियों पर, मतलब ईस्ट पाकिस्तान पे वेस्ट पाकिस्तान के कई अत्याचार हो रहे थे लगातार, और वो चाहते थे, कई कंट्रीज चाहती थी कि इंडिया इसमें एंट्री करके इस वॉर को जीते और बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दे। सैम मानेकशॉ रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 15 दिसंबर, और उस ब्रॉडकास्ट में क्लियर कट कहते हैं कि पाकिस्तान अब, वेस्ट पाकिस्तान अब किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकता, हमने उनको इंटरनली भी अलग अलग कर दिया है और वो किसी भी एंड में जीत नहीं सकते। तो वो पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने की बात करते हैं, और वो उनको कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी सेना सरेंडर करती है तो उनको इंडियन आर्मी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो एश्योरेंस देते हैं कि उनको कोई भी उनकी जान पे बात नहीं आएगी और उनको खतरा नहीं होगा, और वो सही तरीके से उनको रखा जाएगा। आखिरी दो ब्रॉडकास्ट वो पाकिस्तानी कमांडर मेजर जनरल फरमान अली को करते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को, और ये दोनों जनरल इस बात को इनकार करते हैं, और यही चीज उनकी लास्ट में उनका पराजय का कारण बनती है। इसी बीच में 11 दिसंबर को फरमान अली यूएन को भी कहते हैं कि आप इसमें इंटरफेयर करके सीज करवाइए इस वॉर को, लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट याहिया खान, पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान के, इस बात को बिल्कुल मानते नहीं और बोलते हैं वॉर कंटिन्यू करने के लिए। और ये सारी बातें
15 दिसंबर तक समझ में आ जाता है कि हम वेस्ट पाकिस्तान इस वॉर को जीत नहीं सकता, और 16 दिसंबर को इस वॉर को वेस्ट पाकिस्तान सरेंडर कर देता है। 16 दिसंबर 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मानेक शॉ से कहती हैं कि वो ढाका जाकर वेस्ट पाकिस्तान से सरेंडर स्वीकार कर लें, लेकिन मानेक शॉ इस बात को बिल्कुल भी मानते नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि इस सम्मान के असली हकदार लेफ्टिनेंट कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा को जाना चाहिए। तो इसलिए जो आप बहुत ही एक फोटो देखते हैं जहां पे वो साइन हो रहा है, वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ही इस चीज को साइन कराते हैं इस एग्रीमेंट पे, सरेंडर एग्रीमेंट पे। युद्ध के बाद मानेक शॉ ने अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े हुक्म दिए, जिनमें उन्होंने कहा कि लूट और बलात्कार को रोकने के लिए महिलाओं से दूर रहने की जरूरत है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को। अगर वो इस चीज को नहीं मानते हैं तो उन लोगों को मार दिया जाएगा अगर कोई भी घटना होती है ईस्ट पाकिस्तान की महिलाओं के साथ। और उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर तुम किसी भी बेगम मुस्लिम महिला को देखो तो अपने हाथ को अपने जेब में रख लो, वरना सैम मानेक शॉ को याद कर लो। 9 दिसंबर, जो मैंने आपको पता है 9, 11 और 15 दिसंबर मानेक शॉ ने रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था। तो 9 दिसंबर 1971 को जो पहला ब्रॉडकास्ट था उसमें मानेक शॉ के क्लियर इंडिकेशन क्या थे मैं वो आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था इंडियन फोर्सेस हैव सराउंडेड यू, योर एयर फोर्स इज डिस्ट्रॉयड, यू हैव नो होप ऑफ एनी हेल्प फ्रॉम देम, चिट्टागोंग, चलना, मंगला ports are blocked, nobody can reach you from the sea, your fate is sealed, the Mukti Bahini and the people are all prepared to take revenge for the atrocities and cruelties you have committed. Why waste life? Don't you want to go home and be with your children? Do not lose time, there is no disgrace in laying down your arms to a soldier. We will give you the treatment befitting a soldier. इसका मतलब ये था, उन्होंने कहा कि इंडियन फोर्सेस ने वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस को चारों तरफ से घेर लिया है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपके पास कोई भी हेल्प नहीं आएगी। हमने चिट्टागोंग, चलना, मंगला के पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है, ना वो आपके पास सी के थ्रू आ सकते हैं, कोई आपके पास पहुंच नहीं सकता। मुक्ति बाहिनी और जो पीपल हैं ईस्ट पाकिस्तान के, उनके ऊपर जो अत्याचार किए हैं वो आज इतने इक्विप हो गए हैं, इतने एमिनेशन है उनके पास कि वो आपसे इजीली रिवेंज ले सकते हैं। तो आप अपनी जान को वेस्ट मत करिए और सिर्फ अपने हथियार डाल दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके आगे, और एक सोल्जर की तरह आप आगे बढ़िए। इंडियन सोल्जर से आपको पूरा सपोर्ट है। 1971 वॉर को जीतने के बाद इंदिरा गांधी जी ने यह फैसला किया है कि मानेक शॉ को फील्ड मार्शल के पद पर बढ़ाया जाए और उनको डिफेंस स्टाफ का मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाए। लेकिन नेवी और एयरफोर्स के कमांडर को इस बात से आपत्ति होती है और वो ये कहते हैं कि मानेक शॉ एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है नेवी और एयरफोर्स नेग्लेक्ट रहे, हमेशा नेग्लेक्टेड फील करे। तो इस बात से उनका ये जो चयन होता है उसको पीछे ले लिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने 1972 में मानेक शॉ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मानेक शॉ ने लगभग 40 वर्षों की सेवा के बाद 15 जनवरी 1973 को रिटायर हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी सीलू के साथ कुन्नौर में वो जाके फिर बाद में बस गए। मई 2007 में गौहर अयूब, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे ने दावा किया कि मानेक शॉ ने भारतीय सेना के राज पाकिस्तान को बेच दिए थे 1965 में सिर्फ 20,000 रुपए में। लेकिन उनके इल्जाम को खारिज करते हुए इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिश ने डिसमिस कर दिया और इनकार कर दिया। मानेक शॉ का देहांत 27 जून 2008 में निमोनिया की वजह से तमिलनाडु वेलिंगटन में हो गया। आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा जेस्चर मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा, बूस्ट करेगा और अच्छे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच।